निश्चित रूप से इंदु शर्मा ही पार्टी की प्रत्याशी रहेंगी और भारी मतों से जीती। मैं 5 पैसे का भी मेंबर नहीं हूँ भारतीय जनता पार्टी कि मैं किस पार्टी में हूँ, ये फैसला मेरा है, ना कि प्रेस का। तो राजा बने बैठे हैं जो डिक्टेटरशिप चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से जो करेंगे वही जनता के ऊपर लागू। ब्राह्मण हो, जाट हो, राजपूत हो, महाजन हो, पंजाबी हो, इनके पास तो 10% था जिसमें बेचारे आम बच्चे को कुछ मदद मिल जाया करती, उसको भी खत्म। शहर में तो चर्चा ये है कि आम आदमी पार्टी की तो कैंडिडेट इंदु शर्मा ऑलरेडी लोगों ने मान रखी है, मन बना रखे। इंदु शर्मा पिछले 3 महीने से यहाँ लोगों से मिलजुल रही हैं और अपना चुनाव की तैयारी करें। भारी है गुप्ता जी, उनका जो बयान था आपने सही मायने में पढ़ा दी। उससे ब्राह्मण सड़क पे आएगा और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबक सिखाने का काम। जब मुख्यमंत्री जी ने गर्दन काटने की बात की, समाज ने चुपचाप सहन किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और रिपोर्ट लेकर के फिर दोबारा से हाजिर हो गया हूं। और आज का मुद्दा अगर मैं बात करूं तो अरविंद शर्मा जी का एक बयान आता है एक बड़े स्टेज से, जहां पर ब्राह्मण समाज के बहुत से लोग इकट्ठे हो रखे हैं और परशुराम जयंती मनाई जा रही। परावर का किस्सा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी चर्चित हुआ वो वीडियो और हर किसी ने कहीं ना कहीं बातें करी। तो ब्राह्मण अलग तरह की बातें कर रहे थे, दूसरे समाज के लोग अलग तरह की बातें कर रहे थे। आज भिवानी की बात करूं तो वासुदेव शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात करूं कि बीजेपी और कांग्रेस ने अब तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी की चर्चाएं थी कि इंदु शर्मा मैदान में। कल एक बयान आया सुशील गुप्ता जी का और वो मुद्दा ज़्यादा उछला हुआ है। तो इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो यही कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है आपकी, अब ब्राह्मण समाज को इकट्ठा होने की क्या जरूरत पड़ी? क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी? क्या इलेक्शन को देखकर ये किया जा रहा है? ऐसा है जी कि आज भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्राह्मण समाज की थी, ना कि मेरी थी, जिसमें सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, महासचिव, काफ़ी सारे प्रतिष्ठित लोग थे जिन्होंने अपने अपने ढंग से सारी बातें की। जहाँ तक परावर की ज़मीन की बात है, वो ज़मीन तो गौड़ संस्थाओं को, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को दान दी गई थी परावर की पंचायत ने। और उस टाइम वो पंचायत थी, बाद में ये नगर पालिका की जगह नगर परिषद होगी, वो ज़मीन नगर परिषद में आ गई। तो वो तो हमारी ज़मीन थी, चाहे वो नगर परिषद में आए चाहे वो पंचायत में आए, उस पर अधिकार भी हमारा था, क्योंकि पंचायत ने 33 साल के की लीज पे गौड़ ब्राह्मण संस्थाओं को ये ज़मीन अलॉट की थी। 1,01,000 रुपया सालाना उसका जमा कराना था, वो जमा कराते रहे। बीच में गौड़ ब्राह्मण संस्था में एडमिनिस्ट्रेटर बैठ गए, तो वो बीच में 4-5 साल तक वो बीच में पैसा नहीं जमा करवाया गया। उसके बाद समाज के गणमान्य लोगों की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता भी रोहतक गौड़ कॉलेज में मैंने ही की थी। और ये फैसला हुआ कि भाई जो पैसे हैं वो बकाया जमा करा देते। और प्रशासन भी सहयोग कर रहा था वहाँ का कि आप हवन कर लीजिए, तार खींच लीजिए, ज़मीन ईंट डाल के अपना कब्जा ले लो, हमें कोई इतराज़ नहीं, हम सरकार को लिख देंगे। इसी दौरान पता नहीं क्या हुआ, किसके दिमाग में ये षड्यंत्र उपजा कि तुरंत प्रभाव से वहाँ हवन होते ही एक FIR लॉज होती है और वहाँ बैठे गणमान्य लोगों के बगैर नाम अन्य लोगों के खिलाफ 40-50-100 आदमियों के खिलाफ FIR लॉज होती है कि ये समाज भयभीत हो जाएगा और ये बात बंद हो जाएगी। यहीं से सरकार गलती कर बैठी कि सोए हुए ब्राह्मण को उठा दिया। एक बात बताइए, अब जिस तरीके से ये मंच पर बातें हुई, वहाँ पर बीजेपी के साथ जुड़े सांसद साहब भी मौजूद थे, अरविंद शर्मा जी का बयान आया, गौतम दादा का बयान आया। ये बयान किस बयार की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? क्या अब बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे ब्राह्मण, या फिर कोई और अपनी चौधर चाहते हैं ब्राह्मण? देखिए शर्मा जी, जो परशुराम जी
जो भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव रोहतक परावर में मनाया गया, उसमें किसी पार्टी की बात नहीं थी। उसमें सभी पार्टी के लोग थे और सभी समाज के भी लोग थे। ये सही है कि ज़्यादा ब्राह्मण थे वहाँ। और जहाँ तक हमारे माननीय सांसद डॉक्टर अरविंद जी की बात है, वो तो अपने परिवार को उस टाइम के हालात बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि मैं कल परसों तक ये ज़मीन को रिलीज़ कर दूंगा और ये जो 8 करोड़ का जो डेवलपमेंट चार्ज है इसको भी ख़त्म कर दूंगा। तो वो बात तो समाज में रखनी थी, जिसको एक बढ़ा चढ़ा के पार्टी के लोग, जो पार्टी के अपने आप को सतम समझते हैं, जो जनता ने भी नकार रखे, जो हरा रखे हैं, जो विधायक तक भी हार गए, वो बड़े अपने आप को नेता मान के, और वो ऊपर तक ये बात ले जाती है कि डॉक्टर अरविंद जी ने स्टेज पे कि वो तो हमारा परिवार था, उसके परिवार में तो बतानी पड़ेगी भाई पोजीशन कहाँ है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और वो तो एक जन्मोत्सव का प्रोग्राम था, और उसमें जब समाज के प्रतिष्ठित लोग, नेता लोग, कार्यकर्ता और समाज के गणमान्य लोग इकट्ठे होंगे तो समाज के साथ जो घटना घटित होगी उसको तो विस्तार से बताना पड़ेगा। जिस तरीके से ये बयान आया, अरविंद शर्मा जी ने कहा, गौतम दादा ने कहा, उससे आप कितना वाकिफ हैं, कितना यूँ मानते हैं कि ये बात सही चल रही है? बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे वहाँ स्टेज से अरविंद शर्मा जी, पार्टी में होते हुए, पार्टी के सांसद होते हुए, आप कितना उससे पक्ष में हैं, या यूँ मानते हैं कि थोड़ा सा राजनीतिक वाली बात है? देखो, पक्ष की बात और उसकी बात नहीं है, ये तो जग जाहिर है। अब आप भिवानी में देख लीजिए, 500 करोड़ का कमेटी में घपला हो रहा है, सारे जग जाहिर है। उसके बावजूद भी आपने किसी मेन आदमी का, जो सरकार में हो, किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री का कोई एक लाइन भी आई हो? क्योंकि सारे आम जनता जान गई कि इसके तार ऊपर तक गए हुए। और जहाँ तक समाज की बात है ना, समाज ने तो, हमारा समाज बड़ा संयम से काम लेता है। जब मुख्यमंत्री जी ने गर्दन काटने की बात की, समाज ने चुपचाप सहन किया। जब मुख्यमंत्री जी ने काले ब्राह्मण पे, इसके एसएस बोर्ड के उसमें पेपर में जब दिया, काले ब्राह्मण के बारे में जो टिप्पणी की, उसमें भी ब्राह्मण समाज चुप रहा। उसके बाद जब हमारे विधायक को, माननीय विधायक को नमूना कह के उसको बताया, उसमें आखिर कोई हद है, कोई सीमा है। ये कोई वैसे नहीं हो रहा। आज वो हमारी ज़मीन को भी हड़पना चाह रहे हैं। ये वैसे नहीं है, ये एक षड्यंत्र के तहत जातीय के आधार पे बांटना चाहते हैं इस प्रदेश को। क्या लगता है, अब ब्राह्मण चुप नहीं रहेगा, ब्राह्मण नहीं सहेगा? अब नहीं, ब्राह्मण कतई नहीं सहेगा। ब्राह्मण में भारी रोष है, और वो जल्द ही, अब हमारे माननीय एमपी साहब ने जो डेट 21 तारीख रखी है कि 21 तारीख तक अगर सरकार ने ये ज़मीन वापस संस्था को नहीं दी तो निश्चित रूप से ब्राह्मण सड़क पे आएगा, और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। एक तरफ बात करें कि नगर परिषद के चुनाव आ रखे हैं, पहले से एक टिकट का दायरा बनाया जाता है, हर पार्टी के द्वारा एक पैमाना होता है। उस पैमाने पर कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज की तरफ से यूँ मानना जा रहा था कि वासुदेव परिवार से अगर कैंडिडेट आ गया तो बीजेपी को भी मुश्किल हो रखी थी, कांग्रेस को भी मुश्किल हो रखी थी। लेकिन कल एक ऐसा नोट्स आता है जिस पर यूँ कह दिया जाता है कि हमारी प्रत्याशी ही नहीं है अधिकारित अभिहिंदु शर्मा जी, आपकी पुत्रवधू हैं, क्या मानना है आपका? और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी हुई वो इलीगल थी, पार्टी की तरफ से कोई था ही नहीं उसके लिए अधिकार। आपने, मेरे ख्याल में, जो हरियाणा के प्रभारी हैं गुप्ता जी, उनका जो बयान था आपने सही मायने में पढ़ा नहीं। उसमें ये लिखा है कि भाई हमने अभी कोई पार्टी का किसी, ये जो 46 कमेटी का इलेक्शन होना है उसमें हमने किसी पार्टी का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। और ये भी कन्फर्म है कि इकट्ठी लिस्ट जारी करते हैं। जब कोई पैमाना तो बनाना पड़ता है ना, पैमाना बन चुका, और इसमें जो इनने सर्वे करना था वो सर्वे भी करा चुके, और इंदु शर्मा का नाम 1 नंबर पे चल रहा है। उसकी घोषणा भी हरियाणा के प्रभारी करके गए थे, गुप्ता जी करके गए थे, किसी और ने कर चुके हैं। तो फिर उसके बाद दोबारा कौन सी घोषणा की जरूरत है भिवानी को, लोगों को, आपके परिवार? पार्टी के एक नॉर्म्स होते हैं, पार्टी ने ये करना है। अगर भाई हमने सर्वे किया, हमने
देखो, कोई भी पार्टी हो 2 4 5 नाम तो चाहती है कि भाई जो 2 4 5 के अंदर ये कहे भाई ये आदमी ने अप्लाई किया। अब इसका मायने ये तो नहीं कि सिर्फ एक इंदु शर्मा ही कैंडिडेट वो उसमें अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई तो कई कैंडिडेट करेंगे जब तो बात बनेगी ना। तो वो तो एक फॉर्मल है, वो तो उसमें, और वह पार्टी की इच्छा है। ये तो जो विरोधी लोग हैं वो चलाना चाह रहे हैं। वो अपनी बात को देखो, ये तो मानना पड़ेगा कि आज के दिन में ये सबसे मजबूत प्रत्याशी अगर सबसे मजबूत प्रत्याशी लगती है तो आम आदमी पार्टी का ही प्रत्याशी मजबूत है। और इंदु शर्मा पिछले 3 महीने से यहाँ लोगों से मिलजुल रही हैं और अपना चुनाव की तैयारी करे बैठी। अब ये नहीं लगता आपको कि जिस तरीके से अभी एक बयान आया है, एक नोट्स आया है पार्टी की तरफ से, तो उसके पीछे पंजाब इलेक्शन एक वजह हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी, और शहर में भी ये बातें चल रही कि पार्टी हो सकता है कि दूसरे कैंडिडेट पे निशाना साध रही हो जब से ये नोट्स आया, जब से ये मैसेज वायरल हुआ है? नहीं नहीं, तो प्रेस की अपनी भूमिका, प्रेस चला रही है और कुछ नहीं है। लोगों में कुछ नहीं चर्चा। शहर में कहाँ चर्चा है? शहर में तो चर्चा ये है कि आम आदमी पार्टी की तो कैंडिडेट इंदु शर्मा ऑलरेडी लोगों ने मान रखी है, मन बना रखा है। अब भी आप देखो कितने लोग बैठे हैं। हमारा काम लगातार चल रहा है और पार्टी है, पार्टी कुछ भी करे, लेकिन ये आदमी का अपना वो होता है। वो गुप्ता जी है, हरियाणा के प्रभारी है, उन्होंने घोषणा कर रखी है। अब उसको सिस्टमेटिक ढंग से डिक्लेयर करके टिकट भेज देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ बात कर रहे हैं, अब तक कैंडिडेट कांग्रेस और बीजेपी का नहीं आया है, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? और भिवानी में इन पार्टियों को कितनी मुश्किलें लगती हैं? एक राजनीति के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ, काफ़ी वर्षों का आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है राजनीति का, तो क्या लगता है भिवानी में कैसे कैंडिडेट की ज़रूरत है और ये पार्टियाँ कितनी फंसी हुई हैं इस मैच में? हरियाणा 65 साल से ज़्यादा हो गया हरियाणा के बने, और भिवानी की छोटी काशी ने हरियाणा को 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। भिवानी ने, खासकर डिस्ट्रिक्ट भिवानी ने, माननीय चौधरी बंसीलाल जी, माननीय बनाशास गुप्ता जी, माननीय मास्टर हुकुम सिंह जी। कांग्रेस ज़्यादा समय कांग्रेस ने राज किया है इस हरियाणा में भी, इस देश में भी, इस हरियाणा में भी। उन सब के बावजूद आज भी लोगों को पानी पीने की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गंदा पानी पीने पे मजबूर है जो सीवर का पानी मिल के आ रहा है। गलियां तक है नहीं, बच्चे बूढ़े गलियों में चलना बड़ा मुश्किल आता है। ये सारे काम आज के नहीं है, ये तो कांग्रेस के टाइम में भी यहाँ जब 3 मुख्यमंत्री रहे और उस जिले को इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो मूलभूत समस्या है उनका सामना करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस का तो मैं नहीं समझता कि कोई वर्षों बनता है। रहा भारतीय जनता पार्टी तो अपने जाल में खुद फंसी खड़ी है। 500 करोड़ का घोटाला जो जग जाहिर हो चुका है। दूसरा, इंदु शर्मा का आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार घोषित करना, क्योंकि 35,000 वोट है ब्राह्मणों के भिवानी में। शहर में आज सबसे ज़्यादा ब्राह्मण वोट है भिवानी में। और मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों पार्टियों से दुखी होकर ब्राह्मण आम आदमी पार्टी की तरफ नज़र गड़ाए बैठा है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये मुश्किल है कि पहले तो इन्होंने ये खेल खेल लिया, अलग अलग जातियों में बांटना, चाहे हमारे पंजाबी भाई हों, चाहे राजपूत भाई हों, चाहे महाजन हों, चाहे SC/BC हों। और ये सरकार तो 10% तो जो रिजर्वेशन थी आर्थिक आधार पे, उसको भी ख़त्म करे बैठी है। भाई हमारे पास क्या था, चाहे ब्राह्मण हो, जाट हो, राजपूत हो, महाजन हो, पंजाबी हो, इनके पास तो 10% था जिसमें बेचारे आम बच्चे को कुछ मदद मिल जाया करती, उसको भी ख़त्म कर दिया। क्योंकि ये तो बड़े उसमें बैठे हैं, भाई हम तो मुख्यमंत्री नहीं, ये तो राजा बने बैठे हैं जो डिक्टेटरशिप चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से जो करेंगे वही जनता के ऊपर लागू होगा। जनता जागरूक होगी, आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगी। अच्छा, ये जो बातें कर रहे हैं आप, एक पार्टी विशेष के नेता की तौर पर बातें कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर बातें कर रहे हैं, ये वासुदेव शर्मा आज जी किसको फेवर करने जा रहे हैं इस नगर परिषद इलेक्शन में? आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियर किया था कि मैं किस पार्टी में हूँ, ये फैसला मेरा है, ना कि प्रेस का। मैंने आज साथियों से पूछा भी था
कि कोई आदमी ये दिखाए कि मैं 5 पैसे का मेंबर हूँ कहीं भाजपा का। मेरा 25 साल पुराना बड़ा परिवार, अपना परिवार एक संगठन है, सामाजिक संगठन है, जिसमें लगभग 10-11 हज़ार कार्यकर्ता हमारे साथी हैं। और हमने उस टाइम में इसके बीजेपी के विधायक भाई घनश्याम सराफ के कहने पर हमने बड़ा परिवार का उनको समर्थन इसी जगह दिया था जहां हम अब बैठे। भाईचारे के तौर पर था, कार्यकर्ता कोई या ऐसा कोई आपने उनकी कोई नहीं था। मैं 5 पैसे का भी मेंबर नहीं हूं भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद में हमने बड़ा परिवार का समर्थन दे दिया और ये वायदे पे दिया था कि इस भिवानी की सूध लेंगे, जो मुंह बाए समस्याएं खड़ी हैं उनको दूर करेंगे। लेकिन हमने 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में ये देखा कि वो समस्याएं जो कि त्यों खड़ी हैं। तो इस पोजीशन में हम अपने आप को इस बात में बड़ा इस बार के बारे में ठगे गए कि हमने समर्थन देने के हमने अपना बड़े परिवार का समर्थन वापस ले लिया। और आम आदमी पार्टी का जब गुप्ता जी आए तो हमने वहाँ समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया। और बड़ी बात यह है, मैं आपको बताऊं कि ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार पार्टी, अब आपने देखा कि परसों नरसों पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने ही कैबिनेट के मंत्री को रिश्वत के मामले में बंद कर दिया, हवालात में दे दिया, मुकदमा दर्ज करा दिया। ऐतिहासिक बात है ये। अब क्या आप ये समझते हैं कि एक बड़ा मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जब रिश्वत मांगने पे अंदर हो सकता है तो किसी अधिकारी कर्मचारी क्या हौसला हो सकता है कि रिश्वत मांग ले? तो ये सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी में आज लोग बड़े चाव से देख रहे हैं। चाहे दिल्ली की शिक्षा की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, आम आदमी तो पिछड़ा है बेचारा। ना हॉस्पिटल की सुविधा, ना शिक्षा की सुविधा, ना पानी की है, ना बिजली की है, ना सीवर की है, ना गलियों की है, ना सुरक्षा की है। इतना बड़ा घपला होने के बावजूद सिर्फ प्रशासन काम कर रहा है। कोई भी सरकार, उसके अंदर कोई बयान आया हो भी हम कोई सबूत देने लग रहे हैं, उसके बावजूद भी बचाया जा रहा है उनको। तो इसका मतलब ये तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। और मैंने एक बात और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि मैं आगे ना विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, ना मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा, किसी पार्टी से नहीं लड़ूंगा। अच्छे ईमानदार व्यक्ति की, चाहे वो किसी दल में हो और किसी पार्टी में हो और किसी जाति में हो, किसी समाज से हो, मैं उसकी ठोक के मदद करूंगा। मेरी इस बात को ये ना समझा जाए कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। मैं अभी अपने सामाजिक संगठन को और मजबूत करूंगा, बड़े परिवार को, जो कि अच्छे लोगों को आगे लाने में सार्थक सिद्ध हो। मतलब कि अब किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं जुड़ेंगे, बाहर से ही समर्थन रहेगा वासुदेव शर्मा? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा समर्थन अच्छे उम्मीदवार को समर्थन रहेगा। आम आदमी पार्टी को हमारा बड़ा परिवार पहले ही चेयरपर्सन को अपना समर्थन दे चुका है। क्या मान के चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अब भी इंदु शर्मा ही रहने वाली, एक पुत्र वधू के तौर पर अगर बात करें, एक परिवार के तौर पर? निश्चित रूप से इंदु शर्मा ही पार्टी की प्रत्याशी रहेंगी और भारी मतों से जीतेंगी। तो देखा आपने, मेरे साथ वासुदेव शर्मा जी रहे। जिस तरीके से आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भिवानी में फिर दोबारा से चर्चाओं में आ गया ब्राह्मण समाज, और ब्राह्मण समाज का कैंडिडेट जिस तरीके से इंदु शर्मा जी आए थे, उसके बाद एक छोटी सी कहीं ना कहीं बात चल रही थी, उस पर भी कटाक्ष आज वासुदेव शर्मा जी का रहा। दूसरी तरफ आपको पता भी लग गया कि अब ये किस पार्टी के साथ हैं और किसको सपोर्ट करने वाले हैं। भिवानी में जो चर्चाएँ चल रही है वो तो आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, सरगर्मियाँ चुनाव की चल रही हैं। आम जनता जरूर समझती, भिवानी की जनता मैं हमेशा कहता हूँ बड़ी समझदार है और इस इलेक्शन में भी वो समझदारी दिखाएगी। तो अपने अच्छे और सच्चे नेता को चुने ताकि आपके भिवानी का विकास सच में करवा सके। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।